नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। एक बार फिर कोरोना की लहर की आहट ने सबको डरा दिया है। भय का माहौल एक बार फिर से खड़ा हो गया है। पड़ोसी देश चीन में इस समय हालात बेकाबू हैं। आज की खबर के अनुसार वहां पर 23 लाख से अधिक कोरोना के मरीज हैं। लाशों का अंबार लगा हुआ है। कब्रिस्तान और शमशान घाटों में वेटिंग है। 3-3 महीने की वेटिंग हो गई है अंतिम संस्कार करने के लिए। हालात बहुत भयावह है। कहा जा रहा है कि वहां की वैक्सीन भी चीन के माल की तरह ही ऐसी ही साबित हुई, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। इस तरह की वैक्सीन और किस तरीके से चाइना से कोरोना वायरस फैला था और आज चाइना में ही इस कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिल रहा है। चाइना की इस दहशत की वजह से, चाइना में चल रहे इस तांडव की वजह से भारत सहित तमाम देश परेशान है। उन सबको भी ये आहट है, उन सबको भी एक भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है कि यहां भी हालात बेकाबू न हो जाएं। क्या है ये वेरिएंट, क्यों है, इस पर हम एक रिपोर्ट देखते हैं। बाकी बहस बाद में करेंगे। दस्तक देने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आला अधिकारियों के साथ हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक भी की है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के नए वेरिएंट B7 को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया है। सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को एक्टिव करने के साथ ट्रेस, टेस्ट, ट्रीटमेंट और टीका पॉलिसी लागू करने को कहा है। जी ने पूरे प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो जो कोविड को लेकर के दुनिया के दूसरे हिस्सों से खबरें आ रही हैं, उनको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। हमने ऐसे सभी स्थल जहां भीड़ भाड़ वाले हैं, वहां कोविड का प्रोटोकॉल पालन किए जाने के लिए सलाह जारी की है, एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि चीन में बढ़ते कोरोना से लगातार हालात खराब हो रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों व बाजारों में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। ऐसे में केजीएमयू के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक SN सिंह संखवार का कहना है कि नए वेरिएंट पर नजर रखने के साथ हर पॉजिटिव केस के जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाने का सरकार की तरफ से निर्देश जारी हुआ है। केजीएमयू में भी जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, कोरोना ने कुछ जगह दस्तक दे दी है। पता चला है कुछ जगह कुछ केसेस पाए गए हैं और इसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने जगह से गाइडलाइन जारी हुए हैं, जिसमें कि स्पष्ट कहा गया है कि जो कोरोना के लिए एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है उसको सभी लोग फॉलो करें, जिसमें कि मुख्यतः मास्क लगाना और जो सोशल डिस्टेंसिंग है और साथ ही साथ जो हो सके तो यथासंभव सैनिटाइजेशन वगैरह का प्रयोग करना, हाथ धोना ये ज़रूरी है। प्रदेश सरकार ने भी कई संस्थानों में जांच की सुविधा कर रखी है। साथ ही साथ जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी, जिसकी सुविधा केजीएमयू में भी उपलब्ध है। इस बीच विशेष सचिव चिकित्सा आयुष दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी कोरोना के नए वेरिएंट B7 को लेकर यूपी में नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें सतर्कता बरतने के साथ ही अस्पतालों में कोविड वार्ड आरक्षित करने और कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की स्थिति में नए वेरिएंट का जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि दिसंबर माह में प्रदेश की कोविड पॉजिटिविटी दर 0.01% है, तो वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 62 बताई गई है। इसी तरह टीकाकरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है, तो वहीं प्रदेश में 4.48 करोड़ एहतियाती डोज भी दी जा चुकी है, ऐसा सरकार का दावा है। जनता टीवी के लिए लखनऊ से जय सिंह की रिपोर्ट। ये थी हमारी रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से योगी सरकार एक्शन में आ गई है। अभी सिर्फ आहट है, उत्तर प्रदेश में अभी भी नए वेरिएंट का एक भी पेशेंट नहीं मिला है। इस नए वेरिएंट से क्या परेशानी है, क्या ये वाकई भयावह हो सकता है? हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसा रहा, हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जो रिजल्ट हैं वो कैसे आ रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कितना हमारा प्रभावशाली है इस देश का, उत्तर प्रदेश का, इन तमाम सारी बातों पर हमारे साथ आज विशेषज्ञ भी मौजूद हैं और कुछ व्यापारी भी हैं। सबकी अपनी अपनी राय होगी। हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ेंगे डॉक्टर अतुल अग्रवाल हैं। ये शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं, प्रदेश के जाने माने, और साथ ही तमाम सारे वैक्सीनेशन प्रोग्रामों से आप जुड़े रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर नरेश शर्मा हैं, MD DM है, ये आगरा से हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय गुप्ता हैं, अध्यक्ष हैं आदर्श व्यापार मंडल के, और नीरज जौहर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया रिटेल मोबाइल सेक्टर के। आज बातचीत की शुरुआत हम डॉक्टर अतुल अग्रवाल से करेंगे। डॉक्टर अतुल,
आप ये बताएं कि ये जो चाइना का जो एकदम से धमाका हुआ है, जिस प्रकार से चाइना ने पूरे विश्व को संकट में ला दिया है, दहशत में ला दिया है, आखिर इसके पीछे है क्या? चाइना ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी और चाइना से ही इस वायरस का जन्म भी हुआ था। तो आखिर क्या वजह रही? क्या उनकी वैक्सीन फेल हो गई या उनकी वैक्सीन भी चाइना माल की तरह ही निकली कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक? तो असल स्थिति क्या है और हमें कितना डरना चाहिए, कितना सतर्क रहना चाहिए, इन तमाम सारी बातों पर डॉक्टर अतुल अग्रवाल। नमस्कार उपाध्याय जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न सबसे पहले किया है। ये नया वेरिएंट तो आपको जानकर आश्चर्य होगा और मेरे सभी पैनलिस्ट को भी शायद आश्चर्य होगा, ये नया वेरिएंट नहीं। पिछले 22 महीनों में 91 देशों में ये वेरिएंट आइसोलेट किया गया और ये वेरिएंट तब से चल रहा है और कहीं पर कोई समस्या नहीं हुई। अकस्मात ये कुछ दिन से इसका हंगामा कटा चाइना को लेकर, यही एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। पूरा विश्व जो चाइना से जीनोम सीक्वेंसिंग की मांग कर रहा है, वह इसी वजह से कर रहा है कि जो जिस वायरस ने या जिस स्ट्रेन ने, जीनोम ने वहां पर कहर बरपा रखा है, क्या ये वही है? क्योंकि अगर हम अपने देश की वेव्स की बात करें तो 2021 में हमारे यहाँ डेल्टा वेव आई थी, जिसने काफी अधिक क्षति हमारे देश को पहुंचाई थी। उसके बाद ओमिक्रॉन आया था और नए नए नाम पर लोग उस पर काफी मीम्स भी बना रहे थे और हमारे देश में ओमिक्रॉन ने कोई भी बहुत अधिक नुकसान नहीं करा। और आप सबको अच्छे से याद होगा कि छोटे बच्चे से लेकर परिवार के सभी सदस्यों को ओमिक्रॉन पॉजिटिव हुआ था। ये B7 भी ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। तो ये एक पहली चीज तो हमको समझनी है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन हमारे देश में आकर जा चुका है तो ये B7 कोई तबाही लाएगा, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। लेकिन इन 2 वर्षों में भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, हम सब ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल वर्कर्स ने, आप सब ने इतना ज्ञान अर्जन कर लिया है इस क्षेत्र में कि अब शायद ये कहर तो नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन we have to be prepared not to be scared। हमें डराने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर साहब एक मिनट, नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए ओमिक्रॉन वेरिएंट में और इस B7 वेरिएंट जो अब कहा जा रहा है, इसमें अंतर क्या है, मूलभूत अंतर क्या है? सर, ये सेम ओमिक्रॉन वायरस जो था, इसमें बहुत सारे स्ट्रेन अलग अलग थे। B7, 9, 21, 54 ये सब आए और भारत में होकर चले गए। यही तो एक आश्चर्य का विषय है कि ये B.7 91 देशों में पिछले 22 महीने में लगभग इसकी पॉजिटिविटी रेट 0.5% थी। यानी कि जितने हम वहां पे कोविड टेस्टिंग कर रहे थे, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे, ये 0.5% हमको B7 मिल रहा था। ये कोई तबाही नहीं कर रहा था। ये अकस्मात ये क्या हुआ है, ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। आपने भी 2 दिन पहले होगा WHO चीफ गेब्रेयेसस टेड्रोस ने मांग की है WHO उसका जीनोम जारी, चाइना जीनोम जारी करे। अद्भुत बात तो ये है कि अमेरिका ने केवल ये कहा है कि टीकाकरण पर जोर दें, जीनोम की अमेरिका ने बात नहीं करी अभी तक कि हमको जीनोम दीजिए। हमको अगर जीनोम मिल जाएगा, हमें अपनी वैक्सीन की जिसमें भारत ने बनाई है उसकी शक्ति का भी अनुमान लग जाएगा, हम कितने सशक्त हैं। तो ये तो इसके ऊपर बात है। लेकिन तैयारियां जिस तेजी से सरकार ने करी है, हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन जनता से ये जरूर निवेदन है, आप कोऑपरेट करें पर घबराएं नहीं। हम इस मुसीबत से बहुत हद तक निकल आए। ठीक है डॉक्टर अतुल अग्रवाल, हम आपके पास अभी आएंगे। डॉक्टर नरेश शर्मा आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं, MD हैं और DM भी हैं। आगरा का जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है डॉक्टर नरेश कि आगरा में जब ये फैल रहा था, हमारे भारत में जब इसमें भयावह स्थिति थी, तो आगरा में बहुत भयावह स्थिति थी। ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित जिला था तो आगरा था, जहां संभाले नहीं संभल रहा था। और आगरा में मुझे लगता है कि इस वजह से भी, क्योंकि बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है,
आज भी है और इस समय आगरा में जबरदस्त बाहर के विदेशी पर्यटक, विदेशी प्रवासी ये सब आए होंगे क्योंकि ये सीजन चल रहा है और 2 साल बाद पहली बार पर्यटन का सीजन शुरू हुआ है। तो डॉक्टर नरेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जैसा डॉक्टर अतुल ने कहा कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्या सोचते हैं, क्या ये जो बाहर से विदेशी पर्यटक आ रहे हैं इन पर रोक लगनी चाहिए? और जो नया वेरिएंट है इसको लेकर के आप कितना सशंकित हैं? आपको क्या लगता है कि ये सच में इससे बहुत डरने की जरूरत है या सतर्क रहने की जरूरत है? डॉक्टर नरेश। सबसे पहले तो जो आपने पहली बात कही, आगरा में बहुत ज्यादा केस हुए थे। आगरा एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे बाहर से बहुत लोग आते हैं, फॉरेन से बहुत लोग आते हैं, तो यहाँ पे आसानी से इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं, इन्फेक्शन आ जाता है। अब हम लोग इसको रोकने के लिए बाहर टूरिज्म को या टूरिस्ट को यहाँ आने से मना नहीं कर सकते हैं। मेरे विचार से जो भी फॉरेन से आता है उसका टेस्ट करवा लेना चाहिए। हर पर्सन का, हर टूरिस्ट का, जो भी बाहर से आया, कोई अलग अदर कंट्री से आया, उसका कोरोना का टेस्ट 100% सब लोगों का करवाना चाहिए। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका है, जो देश ज्यादा संक्रमित हैं, चाइना जैसे देश, तो उनके लोगों को तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग हमारे यहाँ नहीं आए। बाकी जो नए वेरिएंट्स हैं जो आप बता रहे थे, तो वायरस अपने वेरिएंट्स तैयार करते रहते हैं, ये इनमें म्यूटेशन होता रहता है, ये नॉर्मल बात है। और रेजिस्टेंस के लिए और एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड करता है इनका म्यूटेशन, और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी चेंज हो जाते हैं, उनके क्लिनिकल फीचर चेंज हो जाते हैं। पहले फीवर आता था, अब नए वेरिएंट में हो सकता है फीवर नहीं आएगा, पहले खांसी होती है, अब एंड में जाके डिजीज के एंड बहुत लेट खांसी होती है। बाकी जो अंतिम बात आपने कही, तो घबराने की जरूरत तो है नहीं, हमें कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे मास्क पहनना है, और जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो बनाए रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है, और बार बार हैंड वॉश करते रहना। हमको यही बात सब लोगों को समझानी चाहिए, बच्चों को भी यही समझाना चाहिए। तो भीड़ वाला जगह में हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अभी ऐसा टाइम है कि लोगों को रोकना चाहिए कि वो भीड़ इकट्ठा नहीं करें। कोई मेला है, कोई न्यू ईयर का पार्टी है, इनमें बहुत हजारों, थाउजेंड्स ऑफ लोग इकट्ठे होंगे, तो उनमें इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से फैलने की संभावना रहती है। जी, ठीक है डॉक्टर नरेश। संजय गुप्ता जी, ये जो चाइना में जिस तरह का हंगामा मचा है, चाइना को लेकर के जिस तरह का दहशत का माहौल हमारे देश में हुआ है, जाहिर है सबसे पहले अगर इस दहशत के शिकार कोई होते हैं तो वो व्यापारी होते हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि जब इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा चलती हैं और जब इस तरह का माहौल बनता है तो व्यापार पे असर पड़ता है? और ये पिछले 2 दिनों से जिस तरह से खबरें एक्सप्लोर हुई हैं, उनसे भविष्य को लेकर के आप किस तरह से चिंतित हैं? क्या आपकी तैयारियां हैं? क्योंकि कोरोना तो अब रहने वाला है, खत्म तो होगा नहीं, कभी इसकी लहर आएगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी। संजय गुप्ता जी। जी, निश्चित रूप से देखिए, अफवाह आती है या ऐसे वजह पैदा होती है, बाजार पर उसका असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये जो 2-3 दिन से चल रहा है, तो इसकी वजह से मार्केट में सेल कम हो गई, क्योंकि लोगों ने अपनी जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसको बचा कर रखते हैं लोग, और लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो कभी विपदा आ जाए, कोई ऐसी स्थिति पड़े, तो हमारे पास पैसा घर में रहना चाहिए। तो जैसे ये सूचनाएं शुरू होती हैं, तो कहीं ना कहीं लोग परचेसिंग को रोक देते हैं और केवल उन्हीं सामानों की परचेसिंग करते हैं जो सामान उनके लिए अति आवश्यक है। तो निश्चित रूप से इस सूचना से बाजार में थोड़ा सा प्रभाव आया है, और व्यापारी प्रभावित होते हैं, व्यापार प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। लेकिन फिर भी भारत में संतोषजनक बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत निगेटिव में नहीं गई है।
भारत के लोग भी जो है कहीं ना कहीं 98% जो है सबने फर्स्ट डोज लगा ली और सेकंड डोज लगभग 90% लोगों ने लगा ली है। तो निश्चित रूप से भारत में अब उस तरह का भयावह माहौल तो जी। लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि भारत की वैक्सीन कामयाब रही और अभी एक दूसरी नोजल वैक्सीन भी 2-3 दिन तक शुरू हो जाएगी, ऐसी हम लोगों को जानकारी मिली है। तो भारत पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने भी तैयारियां जी। की हैं। तो मुझको लगता है कि मार्केट में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 2-3 दिन से इस सूचना से जो चाइना की खबरें आई हैं उससे कहीं ना कहीं बाजार में प्रभाव पड़ा है। पूरे देश में सेल का घटी है, लोगों में परचेजिंग को लेकर के लोगों ने उत्साह कम दिखाया है। ठीक है। नीरज जौहरी जी, ये जो आप मोबाइल सेक्टर के ऑल इंडिया प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब जब इस तरह की खबरें आती हैं तो जैसा संजय गुप्ता जी कह रहे थे कि व्यापार पे असर पड़ा है, निश्चित रूप से जब इस तरह की खबरें आती हैं तो व्यापार पे असर पड़ना लाजमी है। लेकिन इन परिस्थितियों में चूंकि अब 2 साल आप लोगों ने सबने कोरोना को देखा है, तो क्या इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई वैकल्पिक आपने उपाय नहीं सोचे, कुछ आइडियाज नहीं आए? क्योंकि इनमें बड़े व्यापारी तो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों की जिनकी डेली सेल पे ही पूरे जो है कारोबार टिका हुआ है, उनसे आप लोग कैसे निपटेंगे? या कोई इस तरह की ट्रेनिंग व्यापारियों को दी जानी चाहिए या दी गई है? क्योंकि ये इस तरह की लहर, कोई भी वायरस जब आता है तो फिर वो कभी खत्म नहीं होता, तो अब उसकी लहर ऊपर नीचे करके आती रहेंगी, तो हमें इससे निपटना तो सीखना होगा। क्या कोई इस तरह की तैयारियां आप लोगों की है? नीरज जौहरी जी। देखिए, व्यापार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। हर व्यापारी का अपना एक एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसी आधार पे वो अपना व्यापार चलाता है जी। किसी के छोटे खर्चे होते हैं, किसी के बड़े। लेकिन पिछले 2 वर्षों में जो हम लोगों को कोरोना के माहौल में व्यापारियों को झेलना पड़ा है, उसमें सबसे ज्यादा व्यापारी ही परेशान हुआ है। क्योंकि सबसे पहले जब अगर स्थिति खराब होती है तो दुकानें बंद करा दी जाती हैं और उसका कोई भी अच्छा तरीका नहीं निकाला जाता कि कोई ऐसी टाइमिंग रखी जाए कि व्यापार कुछ समय के लिए कर लिया जाए, लोकल डिलीवरी के लिए उनको सुविधा दी जाए। और इसी से विपरीत ऑनलाइन, जब जितना भी भयानक माहौल रहा, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन को कभी भी बैन नहीं किया और वो निरंतर अपना काम करते चले गए, जिसकी वजह से आज लगभग 50 से 60% व्यापार वो ऑनलाइन जा चुका है। और कोरोना के खराब माहौल में लोगों को और प्रोत्साहित किया कोरोना ने कि वो ऑनलाइन जाए। तो हम लोगों की यही ऊपर वाले से भी यही गुजारिश है और सरकार से भी है कि व्यापारी जो पिछले 2-2.5 साल से लगातार स्ट्रगल कर रहा है कि ये ऐसी स्थिति ना बने, तो अच्छा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोगों को अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अपनी अपनी शॉप में हम लोगों ने सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है और अपना मास्क लगाने की सबको बोल दिया है और जो कस्टमर आ रहे हैं उनको भी प्रेरित कर रहे हैं। सैनिटाइजर हम लोग ने रखना शुरू कर दिया है। तो हम व्यापारियों से भी यही कहना चाहेंगे कि अपनी तरफ से पूरी तैयारी करें और जिससे कि हम लोग इस स्थिति से जल्दी निपट लें और पिछली बार जैसी स्थिति ना पैदा हो। ठीक है डॉक्टर अतुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, उसमें जो 2 वैक्सीन थी हमारे यहाँ और उनके जो 2 चरण थे वो बहुत अच्छे गए, लगभग 90% और कहीं कहीं 95%, 100% तक लगवाई। लेकिन जो बूस्टर डोज है उसको लेकर के तमाम भ्रांतियां इस समय फैली हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि बूस्टर डोज लगवाने के बाद हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई और इसीलिए बूस्टर डोज अभी तक जो मुझे जानकारी है 27% लोगों ने अब तक लगवाई है। तो ये जो संशय की स्थिति है और ये जो भ्रांतियां हैं, ये हैं क्या एक्चुअली में? और ये भी देखने में आ रहा है कई बार कि कोई व्यक्ति नाच रहा है, नाचते नाचते अचानक उसको हार्ट अटैक आता है, चला गया। और ऐसी कई सारी घटनाएं हुई। आप बरेली के रहने वाले हैं, बरेली में भी एक ऐसी घटना हुई थी। ये इसके पीछे आखिर सच्चाई है क्या डॉक्टर अतुल? ठीक है, आपने 2-3 सवाल एक साथ पूछे हैं।
इसमें पहला ये कि वैक्सीन की बूस्टर डोज कम क्यों लगी। हम लोगों की आदत है कि हम बहुत जल्दी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। नहीं, अब हमें कुछ नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ओमिक्रॉन भारत से आके चला गया बिना कुछ नुकसान करे। आपको अगर याद करें लगभग 11-12 महीने पहले और जनवरी फरवरी तक इस वर्ष लगभग सभी को किसी न किसी प्रकार से कोरोना ने इन्फेक्ट किया था। सबको बहुत माइल्ड हुआ, बच्चों को भी हुआ, पूरे परिवार को हुआ, किसी को कोई समस्या नहीं। तो लोग इतना अधिक अब ज्ञानवान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हो चुके हैं कि उन्होंने उसको बूस्टर डोज मान लिया कि ये बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। ये पढ़े लिखे लोग भी और बेपढ़े लिखे, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी मैंने देखा, अरे यार 2 डोज लेगी बाद में हो गया है, वो तो अपने तो बूस्टर की तरह काम करेगा। जो एक बोलेगा तो ये बूस्टर की फिर कहानी ये होगी। अच्छा। दूसरा सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं हार्ट अटैक पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। सर ये बड़ा मुश्किल है ये बता पाना कि वो वैक्सीन की वजह से हुआ था, ये बीमारी उनको हुई थी उसकी वजह से हुआ। हमने डेथ ऑटोप्सी या डेथ का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, हिस्ट्री हम बहुत डिटेल में नहीं ली। जिसकी डेथ हो गई हमने क्या किसी ने जाकर ये पूछा कि इसका पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इसकी लाइफ में वैक्सीन का क्या था, कौन सी वैक्सीन थी, क्या ये कोविड पॉजिटिव हुआ था, ये नहीं पॉजिटिव करवाया लेकिन फिर भी लक्षण हुए थे। क्योंकि लाखों लोग वो हैं जिन्होंने अपने सिम्टम से ही अपने आप को मान लिया कोविड है, टेस्टिंग नहीं कराने जाऊंगा यार, डर लगता है मुझे। तो इसलिए ये एक आदत, मानवीय आदत है कि किसी न किसी पर एक आक्षेप लगाना। तो वैक्सीन सबसे इजी टारगेट है। आप याद करिए कि कोविड को वैक्सीन के खिलाफ कितना बोला गया, विश्व ने आज तक हर देश ने उसको मान्यता नहीं दी। भारतीय बहुत मुश्किल से कोविशील्ड को मिली, अंत में आके कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन को भी मिली, क्योंकि वो भारत में बनी थी, इसलिए सबको समस्या हो रही थी। आपने शुरुआती वहीं से करी, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। अरे हम तो अब तो कम से कम हम चांद तक तो पहुंच रहे हैं, भले ही लैंड नहीं करे लेकिन हम पहुंच तो रहे। अब रही बात जो अन्य वैक्सीन की, जैसे अभी बीच में कहा नेजल वैक्सीन परसों या मंगलवार से आ रही है। सर जी मैं बहुत जिम्मेदारी से अगला सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ। वैक्सीन, नेजल वैक्सीन बहुत अच्छी है, कॉर्बेवैक्स, कोवोवैक्स सब बहुत अच्छी है, लेकिन शायद इस मंगल से इसको लगा पाना असंभव है, असंभव। इसके पीछे कारण वजह कोई भी वैक्सीन बल्क में बनाई जाती है और जब उसको मार्केट में उतारना होता है उससे ठीक पहले वो कसौली में टेस्टिंग के लिए भेजी जाती है। वो बैच, वो लॉट, आप सब लोग जानते हैं, व्यापारी भी हैं, डॉक्टर्स में लॉट होती है हर दवा की। जब वो लॉट वहां से क्लियर होके आती है तब उसको छोटी वाइल्स में भरा जाएगा। भरने के बाद और एंड यूजर तक आने में मिनिमम 6 हफ्ते लगते हैं। अगर आज भी ये कसौली भेज देते हैं तो फरवरी प्रथम सप्ताह में ही वैक्सीन लग पाएगी। ऐसा नहीं होता कि वाइल्स में भरा हुआ है और वो हमें कल मार्केट में आ जाए। ये जो सरकार पूरी प्रिपेयरनेस कर रही है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रही है, सारे गाइडलाइन जारी कर रही है, इस सब के पीछे ये है कि अभी हम तुरंत वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं है। कोविशील्ड का प्रोडक्शन बंद हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं और कोविशील्ड नहीं बनेगी। कॉर्बेवैक्स आएगी जो कि कोविशील्ड के लिए बूस्टर का काम करेगी और नेजल वैक्सीन जो है ये कोवैक्सीन, कोविशील्ड जिनको 2 डोज लग चुकी दोनों में काम करेगी। नेजल की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत है। सुनने में बड़ा आसान लगता है कि नाक में 4 बूंद डाली और हो गया, नहीं। एक्चुअली ये 4 पेशेंट की डोज में आने वाली है 2 ml, 0.5 ml एक के लिए है, 4 बूंद एक नाक में, 4 बूंद एक नाक में। उसको एक पोजीशन में लिटा के रखना, फिर दवा डालनी है, उसको आधा घंटा लिटा के रखना। अब किसी भी प्राइवेट अस्पताल में मान लीजिए 20 मरीज आ गए तो 20 तो बेड उसके पास नहीं जो आधे घंटे को ब्लॉक कर सके। और अगर किसी वजह से उसको छींक आ गई या दवा निकल गई तब देगा, मरीज तो देगा नहीं। तो अभी हम भी सब असमंजस में हैं कि ये इसका आखिर उपाय क्या निकालें। ठीक है, इंजेक्शन नहीं लग रहा है लेकिन वो आधा घंटा हमको लिटाना तो है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है।
देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, कॉर्बेवैक्स अगर ऐसे बूस्टर मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सब कुछ होने के उपरांत भी हमारे लिए समस्या बच्चे हैं, जिनके लिए आज भी वैक्सीनेशन उपलब्ध पूरा नहीं है। बच्चे से 12 साल से नीचे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीमारियां आती है जाती है, वे आएंगी या जाएंगी। यदि आप ध्यान करें, डॉक्टर के अग्रवाल स्वर्गीय, जो पूरा चैनल वगैरह भी चलाते थे, उन्होंने अंतिम भाषण में भी कहा था कि 2025 तक कई वेव आएंगी चली जाएंगी, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं फिर इसको दावे से कह रहा हूं, हमें बहुत ज्यादा मानवीय क्षति नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर अतुल। डॉक्टर नरेश, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि नेजल वैक्सीन आ रही है और नेजल वैक्सीन आने में टाइम लगेगा, और एक दूसरी चिंता उन्होंने व्यक्त की कि बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में चुनौतियां किस तरह की हैं, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या आप लोग जो वॉरियर हैं कोरोना के, आप लोग इसको किस तरीके से लेते हैं, और इन जो बच्चों वाले मामले हैं उनको उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है? मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चों को इसलिए भी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि बच्चों को लगातार वैक्सीन 11-12 साल तक कोई ना कोई वैक्सीन लगती रहती है। तो क्या ये रीजन भी सही है जो मैंने पढ़ा है कहीं? अब वो कितना सच है कितना नहीं, ये तो आप दोनों डॉक्टर साथी हमारे साथ बैठे हैं, आप ही बता पाएंगे। डॉक्टर नरेश। हाँ, आपकी बात किसी हद तक सही है। वैक्सीन लगती रहती है तो उसमें कुछ वायरल डिजीज का भी वैक्सीन होता है, तो उससे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है ऐसे वायरस डिजीज के लिए। और अभी ये देखा गया है कि बच्चों में जो कोरोना का प्रिवेलेंस है, इंसिडेंस है, जो इन्फेक्टेड होने की संख्या है, वो बहुत कम है एडल्ट की बजाय अभी तक जो भी लहर आई। और ये तो चिंता का विषय है कि हमारे 12 साल से छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं, ये तो होना चाहिए वैक्सीन, क्योंकि अगर छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं होगा तो उनका स्कूल जाना, स्कूल में भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं वो, और कहीं मार्केट वगैरह में कहीं पर भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वैक्सीन की तो जरूरत है बच्चों के लिए, बहुत जरूरी है। डॉक्टर नरेश, एक सवाल और कि ये जिस तरह से इस समय हम देखते हैं कि माहौल है और जिस तरह से मीडिया में वर्ल्ड वाइड इसमें, क्या आपको लगता है कि फिर से लॉकडाउन की नौबत आ सकती है इंडिया में? मेरे हिसाब से अब लॉकडाउन की स्थिति नहीं आएगी इंडिया में, क्योंकि जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो हम सभी लोग बहुत अनजान थे, क्या है कैसा है, हमारा जो दुश्मन है उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब लगातार 2-3 सालों से हम इसके बारे में बहुत कुछ जान गए, इसको कैसे रोका जा सकता है, और वैक्सीन हमने बनाई ली है। हमारा इंडिया का वैक्सीन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बहुत अच्छी है। तो अब जो भी इन्फेक्शन होंगे वो ज्यादातर इन्फेक्शन बहुत हल्के होंगे, माइल्ड होंगे, माइल्ड सिम्टम वाले होंगे, और ज्यादातर लोग अपने घरों में ही ठीक हो जाएंगे, ओपीडी बेसिस पे ठीक हो जाएंगे। और जो सिचुएशन पहले आया था, जो पहले और दूसरे लॉकडाउन में इतना ऑक्सीजन की कमी और कोई इंजेक्शन का कमी, ये इतना सारा हो रहा था, तो हमें अब यही पता चल गया है जो महंगे महंगे इंजेक्शन लग रहे थे उनकी जरूरत नहीं है कोरोना में। और अभी जो आगे आने का संभावना है, जरूरी नहीं है कि हमारे इंडिया में भी लहर आए, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हो चुका है। और चीन का जो वैक्सीन का क्वालिटी है वो तो खराब है ही, इसलिए उनके वहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग डेथ हो रही है उनके यहाँ पे। और हमारा वैक्सीन बहुत अच्छा है, अब हम लोगों ने वैक्सीन भी लगवाया है, बहुत सारा वैक्सीनेशन हो गया है। तो हमारे यहाँ, मैं नहीं सोचता कि हमारे यहाँ ऐसी स्थिति आएगी कि हमें लॉकडाउन या कुछ छुट्टी करना पड़े।
ठीक है। डॉक्टर नरेश, एक सवाल और कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, कुछ धार्मिक पर्यटन के स्थल भी हैं और कुछ इंटरनेशनल पर्यटक स्थल हैं, जिसमें आगरा है, काशी है, प्रयागराज है, मथुरा है, वृंदावन है। तो और डेंसिटी पॉपुलेशन भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। तो इन परिस्थितियों में आप क्या सलाह देते हैं कि किस तरह से बचा जा सकता है? जैसा कि मैंने पहले आपके क्वेश्चन के उत्तर में कहा था कि हमें भीड़ नहीं इकट्ठा करना चाहिए, हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचना चाहिए। अगर भीड़ में जाना पड़ रहा है तो डॉक्टर नरेश कैसे रोकेंगे? इस समय मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दिल्ली के एयरपोर्ट पे अगर आप 3 घंटे पहले भी चले जाते हैं तब भी फ्लाइटें मिस हो रही हैं। सारे डेस्टिनेशन टूरिस्ट के एकदम फुल हैं, होटल्स मिल नहीं रहे हैं। और डॉक्टर अतुल, आपके पास भी आ रहा हूं मैं। भयानक स्थिति है, बहुत भयानक स्थिति है सब जगह। कैसे बचेंगे डॉक्टर नरेश इससे? इसके लिए सर सब लोगों को जागरूकता की जरूरत है, जो कि आप कर ही रहे हैं, हम मीडिया वाले कर रहे हैं। तो लोगों को भी समझना चाहिए जी कि उन्हें भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। नहीं तो भीड़ इकट्ठा करने से हमारे यहीं इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा, वही लोग इन्फेक्टेड होंगे तो अंत में हमें ही परेशानी आएगी, बिल्कुल, हम लोगों को, हमारी जनता को। ठीक है डॉक्टर अतुल, आप कुछ कह रहे थे, मैं जब पर्यटन की और भीड़ की बात कह रहा था तब। अभी आपने जो बाद वाला प्रश्न किया वो पहले उत्तर दूंगा, पहले वाले का बाद में दूंगा। एयरपोर्ट पे मैं अभी था और मैं बाहर गया था, मैं दिल्ली एयरपोर्ट को झेला है। सवाल यह है कि अजीब नौटंकी है कि जिस समय आप बोर्डिंग पास ले रहे हैं तब तो आप 6-6 फुट की दूरी पे खड़े हो रहे हैं, बाद में सब सारे बगल बगल बैठे हुए। जब प्लेन में लैंड कर गए तो 6 इंच की दूरी भी नहीं है, अगर चेहरा ऐसे करे तो बगल में बैठे हुए हैं। और ये सब सोशल डिस्टेंसिंग, फेशियल मास्क, ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन ये इतनी डिस्टेंसिंग अगर हम एयरपोर्ट पे कर रहे हैं तो हम प्लेन में भी फिर सीटें छोड़े, प्लेन पूरे भर लेते हैं वो उसके अंदर। ये एक अद्भुत है। लेकिन एक बच्चों की वैक्सीनेशन को जैसे डॉक्टर नरेश ने कहा, मैं डॉक्टर नरेश के संज्ञान में लाना चाहूंगा। तो पिछले 2.5 वर्ष में हर वर्ग के आयु के बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया। हमारा नियमित टीकाकरण बिल्कुल 2.5 साल ठप रहा। उसका नतीजा हमने ये महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। अपनी पीडियाट्रिक्स प्रैक्टिस में इतना निमोनिया नहीं देखा, जो कि हम RSV वायरस को भी ब्लेम नहीं कर सकते। रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। खसरा एक महामारी के रूप में पूरे भारत में फैला है। हम 9 महीने पे टीका इसलिए लगाते थे कि खसरा 1 साल से पहले नहीं होता था, लेकिन आपको जान के आश्चर्य हो गया, आज भी 5 बच्चे क्लियर कट खसरा जिनकी आयु 5 से 6 महीने की थी। तो इस समय बच्चों की इम्यूनिटी 2.5 साल नियमित टीकाकरण न होने के कारण 0 है। और जो बच्चे 2.5 और 3 साल की आयु के हैं उनका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि उनको तो लगभग कोई टीका लगा ही नहीं है। इसलिए हम बच्चों में इस वर्ष इसलिए चिंतित हैं, जो पहले हम इतने चिंतित नहीं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है डॉक्टर अतुल अग्रवाल। आपने एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज दी है कि 2.5 साल से टीकाकरण नियमित नहीं हुआ और खसरा फैलने लगा है। जो बीमारी खत्म हो चुकी थी, लगभग खत्म हो चुकी थी, खसरा होने लगा है, निमोनिया की शिकायतें बढ़ने लगी है। हम निश्चित रूप से इस पर अलग से काम करेंगे, अलग से स्टोरी करेंगे। लेकिन ये चिंताजनक बात है कि इस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया और किसी ने इस पर सोचा भी नहीं। अब संजय गुप्ता जी ये बताइए, क्या अगर वर्तमान परिस्थितियों में यदि लॉकडाउन लग जाता है तो फिर हालात क्या होंगे? नजर नहीं आती है और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस प्रकार का कोई कदम इस बार उठाएगी। जो जीनोम टेस्टिंग पे सबसे अधिक जोर दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी पॉजिटिव है उसका जीनोम हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हमको अपने देश की परिस्थिति पता चलेगी। हम एयर क्वालिटी इंडेक्स चाइना से इस देश के एयर क्वालिटी इंडेक्स का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। वैसे ही उनके जीनोम से हम अपने जीनोम को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं।
हमको अपनी टेस्टिंग क्योंकि अब हमारी लैब, हमारी डायग्नोस्टिक किट, रैपिड डायग्नोस्टिक किट, कलेक्शन सब इतना शानदार हो चुका है कि हम इसी महीने में जीनोम जो भारत में हो रहा है उसको ट्रेस कर लेंगे। लोग खुद टेस्ट करा रहे हैं और हम शायद वो लॉकडाउन की नौबत न चाहते हैं, ना मुझे आज की तारीख में उम्मीद है कि भारत सरकार ऐसा काम करेगी और हम उससे पहले ही जो भी एक्शन लेने उसको रोकने में सफल होंगे। ठीक है। संजय गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे ही इस तरह की खबरें आना शुरू हुई कि कोरोना आ सकता है या कोरोना की लहर का भारत में भी असर हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी, उसके बाद से उन्होंने अपील की है, योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री ने, कि जितने भी बाजार हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाई जाए, मास्क पहन कर जाए, जो पुराने नियम थे आप जानते हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय जो व्यापार में क्राउड है उसके मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? क्या वापस से उसी तरह की सख्तियां लागू करना पड़ेंगी या आप लोगों ने कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है कि जो कस्टमर आए वो पूरा सुरक्षित हो? कोई आपके तमाम संगठन हैं, आप एक संगठन के, लेकिन बहुत सारे संगठनों को मिलकर के मुझे लगता है इस पर सोचना चाहिए। संजय गुप्ता जी। लॉकडाउन जैसी स्थिति भारत में ऐसा हम लोगों को लगता है, इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कुछ भी हो, सरकार ने लगातार इस बात, सरकार ने भी चिंता करना शुरू कर दी है। लेकिन सभी जगह बस अड्डा हो जी, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के रैली हो, तो सभी जगह ये चीज लागू होती है। और चिंता करनी पड़ेगी से बचे, और यदि हम लोग से अगर मास्क लगा लेते हैं फायदेमंद रहेगा। और लापरवाही बिल्कुल ना की जाए। सरकार से, केंद्र सरकार से यह भी मांग है जी, उनकी चिंता का, जिन देशों में जी तुरंत बंद करनी चाहिए, क्योंकि वही होती है और उसकी जनता को करना पड़ता है। और कोई आपकी आवाज, संजय गुप्ता जी, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अपना फोन अपने पास में लाइए, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, कट रही है, हबिंग आ रही है उसमें जी। कैसे जागरूक है, हम लोग चिंता करते हैं ऐसी स्थिति ना पैदा हो, को अपने व्यापारियों को लगातार, लेकिन सरकार देशों से लोग आ रहे हैं, भारत में स्थितियां फिर न, व्यापार मंडल अपने तरफ से जो भी कुछ करेगा। ठीक है। नीरज जौहरी जी, यही सवाल आपसे भी है कि चूंकि अब ये समस्या, जैसा मैंने पहले भी कहा कि समस्या तो रहने वाली है, लेकिन अब आपको नए तरीके इस पे खोजने होंगे और सरकार सख्ती करे। उससे पहले अगर जितने भी व्यापारी संगठन हैं वो एक होकर के कोई एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर ले कि ताकि सरकार को बहुत सख्ती ना करनी पड़े, क्योंकि सख्ती जब होती है तो फिर एक अलग ही दहशत का माहौल क्रिएट हो जाता है और फिर वो फिर सरकारी तरीका तो आप जानते ही हैं, सरकारी ही होता है। नीरज जौहरी जी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल और नरेश शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई हम लोगों को, हम लोगों की नॉलेज बढ़ाई, और साथ में ये साफ संदेश भी दे रहे हैं कि हमारे देश में और प्रदेश में पिछली बार की तरह इस बार कोई भी भयानक माहौल बनने वाला नहीं है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो पहले भी इस बड़ी बीमारी से, कोरोना से बहुत अच्छी तरीके से लड़ चुके हैं और यूपी को लड़ा चुके हैं, और एक्शन में उत्तर प्रदेश सरकार आई चुकी है। और व्यापारियों की तरफ से हम सभी व्यापारियों से ये अपील जरूर करेंगे कि हम लोगों को सतर्क रहना है, अपने स्टाफ को सतर्क रखना चाहिए, और साथ साथ सरकार से भी अपील करेंगे कि लॉकडाउन जैसी स्थिति आने की का इंतजार ना करें,
हम उनके साथ हैं। व्यापारी समाज हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो सोशल कार्य हो, चाहे वो किसी तरीके से भी कार्य हो। पिछले दोनों कोरोना काल में पूरा व्यापारी समाज हम लोग सरकार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलाते रहे। हम लोगों ने खान पीन की पूरी व्यवस्था से लेकर और तमाम सुविधाओं के साथ सरकार का साथ दिया और यही अपेक्षा करते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आए और किसी भी तरह की कोई भी जनता के सामने ऐसी स्थिति ना बने। आज पहले से ही इसको सुनिश्चित करा दें। मैं बस यही कहना चाहूँ। ठीक है डॉक्टर अतुल, आपसे एक सवाल बहुत सरल तरीके से मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन लगवाई हैं, जो 2 डोज लगवाए हैं, और यदि उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो क्या उन्हें बूस्टर डोज लगवाना चाहिए? और वो जो 2 डोज लगे थे अगर वो नहीं लगवाता है तो क्या उसका असर समाप्त हो जाता है? बहुत साधारण तरीके से इसको समझाइए कि आम आदमी को आपकी बात समझ में आ सके। देखिए, किसी भी टीके को यदि आप ध्यान करें, जैसे पोलियो की खुराक हम बार बार दे रहे थे, हमारी इम्यूनिटी वैक्सीन की थोड़ी सी कम होती है समय के साथ। कौन सी वैक्सीन कितने समय बाद उसकी इम्यूनिटी कम होती है, इसको जानने में यूजुअली 3 से 7 वर्ष का समय लगता है। इसी कारण नई वैक्सीन पहले कम से कम 7 साल बाद मार्केट में आ पाती, पर उस समय आपात स्थिति के कारण इस वैक्सीन को मार्केट में डाल दिया गया, सेफ्टी प्रोफाइल को देखकर। इसलिए ये आज की तारीख में कहना बहुत मुश्किल है कि इस वैक्सीन की इम्यूनिटी कितनी लेवल तक, जैसे हेपेटाइटिस बी है, अगर उसका लेवल ब्लड में 10 IU आ रहा है, वो इफेक्टिव है। इसमें हमें फाइनल रिजल्ट पाने में 3 साल और लगे। इसलिए हमको कुछ देशों में जैसे न्यूजीलैंड वगैरह में अभी सेकंड प्रिकॉशन डोज पे जा चुके। हमने तो 27% लोगों ने करीब फर्स्ट प्रिकॉशन लगाई है, तो अभी तो हम फर्स्ट प्रिकॉशन की ही बात करें। हम रीइंफोर्समेंट घर भी बनाते हैं तो मरम्मत करके दोबारा से रीइंफोर्स करते हैं, तो इसलिए हमको ये प्रिकॉशन डोज जिन्होंने नहीं ली है उन्हें लगवाना चाहिए। और हमारी जो नई वैक्सीन आ रही है वो बहुत कारगर है, उन पर 2021 की तरह अविश्वास न प्रकट करें, हम फिर कामयाब होंगे। और मेरे बाकी पैनलिस्ट को शायद नहीं जानकारी होगी, योगी जी के साथ मैं 2002 में जुड़ा था जब मैं पोलियो कमेटी के चेयरमैन था, और इस शख्स ने कोविड तो बाद में खत्म करा। अगर आप याद करें, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस जिसके लिए गोरखपुर और प्रदेश बदनाम था, उसको समूल नष्ट करने में माननीय योगी जी ने जो काम करा था 2002 से लेके 2016 के बीच में, वो अभूतपूर्व रहा। संसद से लेके हर जगह उन्होंने ग्राउंड वर्क करा। तो उनकी एपिडेमियोलॉजी, जिसको विज्ञान कहते हैं, बहुत शानदार है। मैं तो उनके साथ पिछले 15 साल में इतने प्रोग्राम करे। अब रही बात बस अड्डे और उसकी ट्रांसमिशन की, फतेह जी, किसी भी चीज में जैसे अगर किसी ने कोई गंदी गैस पास करी है तो ओपन में करी है तो उसकी स्मेल ज्यादा देर नहीं रहती, लेकिन अगर क्लोज चैम्बर है तो स्मेल ज्यादा देर रहती है। तो ये सेंट्रली एयर कंडीशन एरिया जो होते हैं, इनमें ट्रांसमिशन के या क्लोज स्पेस में ज्यादा हो जाते हैं, ना कि ओपन बस अड्डे पे जहां हर तरह की हवा बह रही है, डाइल्यूशन बहुत तेजी से हो जाता है। तो हमको सेंट्रली एयर कंडीशन स्थानों पर, जैसे कि मॉल हो गए, यहाँ तक एयरपोर्ट है, सब चीजें सेंट्रली एयर कंडीशन हो रही, इवन हॉस्पिटल्स हो गए। आपको याद होगा बीच में ट्रेन में एसी को लेकर भी ये समस्या आई थी, सब हटा दिया गया था। तो जहां भी इंटरनल सर्कुलेशन ऑफ एयर हो रहा है, वहां पर हमको अधिक सावधानी की जरूरत है, न कि ओपन स्पेस में, वहां पर हम तेजी से इतना इन्फेक्शन नहीं। एक सवाल और इसमें डॉक्टर साहब, आपने ही कहा कि कोविशील्ड का उत्पादन बंद हो गया है। अब मान लीजिए किसी ने कोविशील्ड लगवा ली है और उसे बूस्टर डोज लेना है, तो फिर वो कौन सी डोज लेगा? कोविशील्ड तो है नहीं मार्केट में। कॉर्बेवैक्स, सीरम इंस्टीट्यूट। हेलो जी, कॉर्बेवैक्स आ गई है जी डॉक्टर इंस्टीट्यूट की,
किसी भी दिन उसको परमिशन मिल जाएगी और वो मार्केट में तुरंत आ सकती, वो तैयार भी है। तो इसमें जो आप जिस वैक्सीन का नाम ले रहे हैं, कॉर्निवैक्स का नाम ले रहे हैं, नहीं ठीक है, कॉर्निवैक्स जैसे मार्केट में आ गई है और जिन्होंने पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवाई हुई है तो वो फिर इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। यस, हेट्रोलॉगस वैक्सीनेशन कहते हैं इसको, और विश्व के कई देशों ने हेट्रोलॉगस वैक्सीनेशन शेड्यूल को अपनाया है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। आप याद करिए, शायद ये मई जून इसी वर्ष में इस बारे में हुआ था कि हमको वैक्सीन बदलनी चाहिए क्योंकि तब इम्यूनिटी के लेवल ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन उस समय बहुत सी विवशताएं थी जिस कारण प्रैक्टिकलिटी के कारण ये परमिशन नहीं दी गई। लेकिन कायदे में अगर 6 महीने पहले ही मिल गई होती तो आज ये इतना कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन अब हम खुश हैं कि हेट्रोलॉगस वैक्सीनेशन की भी परमिशन मिल गई है। तो जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड कोई भी लगवाई है वो नेजल वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिन्होंने कोविशील्ड लगाई है वो जिन्होंने कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों नेजल वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोवैक्सीन अभी भी कंपनी के पास उपलब्ध है, वो मार्केट में है और वो उनको चाहे वो लगाएं या कॉर्बेवैक्स, ये वर्तमान स्थिति। ठीक है डॉक्टर नरेश, ठीक है डॉक्टर नरेश, आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं कि अब जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बूस्टर डोज के लिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आप ये जो नेजल वैक्सीन आ रही है नई मार्केट में और कॉर्विसिन जो कोविशील्ड और इन सब के लिए लगा सकते हैं विकल्प के तौर पे, आप इसे लेकर के क्या कहते हैं? ये सर ने सही बोला है, हेटेरोलोगस वैक्सीनेशन ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सर ने जैसा कि बताया कि बहुत फॉरेन कंट्रीज में चल रहा है। मैं डिफरेंट एंटीजेंस के लिए वैक्सीन, पहले दूसरा वैक्सीन लगवाया, फिर दूसरा कोवैक्सीन, फिर कोविशील्ड, तो ये हेटेरोलोगस अलग अलग एंटीजन के लिए वैक्सीन लगवाया। तो उसी हिसाब से फिर हमारे बॉडी में कई एंटीजेंस के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाती। तो जैसा कि सर ने बताया है, जो नई वैक्सीन आ रही है उनको हम बूस्टर के रूप में लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हम पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। कोरोना वैक्सीन को लेकर के और कोरोना को लेकर के जिस तरह का माहौल है उससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ये बीमारी है और ये जब भी आती है तो किसी को कह करके नहीं आती, इसकी आहट हो चुकी है। हमें एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, अपने हाथ साफ करते रहना है, एक दूसरे को कम्युनिकेट भी करते रहें, एजुकेट भी करते रहें और हाथ से हाथ बढ़ा करके, कंधे से कंधा मिला करके इस बीमारी से लड़ते रहना होगा। और हाँ, जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, जिन्होंने अब तक एक भी वैक्सीन नहीं ली है, वे वैक्सीन लें। वैक्सीन से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।